दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 की वजह से पठन पाठन पूरी तरह से बाधित न हो जाए, इस वजह से हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम अमेरिकी क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा की इस घड़ी में यह वीडियो आपको कुछ मदद पहुंचा सके। ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अमेरिकी क्रांति क्या था और ये क्यों हुआ। सबसे पहले अमेरिकी क्रांति ये सन 1776 की घटना है, जब कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका यानी कि नई दुनिया की खोज की गई, तो वहाँ यूरोपीय शक्ति के द्वारा उपनिवेश स्थापित करने की होड़ सी लग गई। शुरू में स्पेन सबसे आगे था, परंतु स्पेनिश आर्मडा की हार के बाद उसकी बादशाहत समाप्त हो गई और वहाँ केवल दो प्रमुख शक्तियाँ फ्रांस और ब्रिटेन ही रह गई। इसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने वहाँ अपना एकमात्र एकछत्र राज्य कायम किया। अंग्रेज़ों के द्वारा अमेरिका में 13 उपनिवेश कायम किए गए, जिसमें 90% जो जनसंख्या थी वो अंग्रेज़ थी और शेष 10% डच, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगीज, स्पेनिश आदि थे। उपनिवेशों में रहने वाले अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही मातृभूमि छोड़कर उपनिवेश में जा बसे थे। लेकिन जब जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों पर अपना निरंकुश शासन लादना चाहा, तो स्वतंत्रता प्रेमी उपनिवेशवासियों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के सहयोग से विद्रोह कर दिया। 4 जुलाई सन 1776 को प्रारंभ किया गया अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष 3 सितंबर सन 1783 को पेरिस शांति संधि से औपचारिक रूप से समाप्त हो गया और दुनिया के राजनीतिक रंगमंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। हम लोग आज जो अमेरिकी क्रांति है इसके कारणों की चर्चा करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में कोई घटना अकस्मात घटित नहीं होती, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां व वातावरण पहले से तैयार रहता है। अमेरिकी क्रांति इसका अपवाद नहीं था। इसका एक नहीं बल्कि कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखें सामाजिक कारणों के बारे में। सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 कारण बड़ा ही महत्वपूर्ण, वो एक है निरी जाति या जातीय समानता और दूसरा है सामाजिक भिन्नता। दोनों क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों ही मूल रूप से अंग्रेज ही थे, स्वतंत्रता समानता से परिचित थे। ब्रिटिश जब अन्य उपनिवेश में जाते थे तो वो अक्सर कहा करता था कि हम हैं श्रेष्ठ नस्ल के हैं और हमारी जो जाति है वो शासन करने वाली जाति है। वो अक्सर कहा करते थे कि असभ्यों को सभ्य बनाना गोरी जातियों का पुनीत कर्तव्य है या परम कर्तव्य है, परंतु उनका ये हथकंडा अमेरिका में नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि दोनों ही अंग्रेज थे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता किस तरह की जो है सामाजिक भिन्नता ये अमेरिका और इंग्लैंड में था। इंग्लैंड का शासक वर्ग सामंतवादी, रूढ़िवादी, कृत्रिम भावनाओं से ग्रसित थी, जबकि अमेरिकी उपनिवेश की जनता जनतंत्रात्मक, आदर्शवादी और मौलिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। ऐसे में जब दकियानूसी रूढ़िवाद का मुकाबला उदारवादी शक्ति से हुई तो रूढ़िवाद उसका सामना नहीं कर सका। इसके अलावा जो अंग्रेज ब्रिटेन से देश निकाले के रूप में अमेरिका भेजे गए थे, उनका इंग्लैंड की सरकार से असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। मूलतः वह अंग्रेजी सरकार से घृणा करती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण किस तरह से जो है क्रांति के लिए जिम्मेवार थी। दूसरा हम लोग देखें धार्मिक कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। धार्मिक कारण क्या था? ये धार्मिक कारण, यदि अमेरिका के विभिन्न बस्तियों का बसने का इतिहास देखा जाए तो ज्ञात होगा कि
इंग्लैंड छोड़कर वहाँ बसने का मूल कारण धार्मिक ही था। स्टुअर्ट काल में अंग्रेज पादरी सरकारी धर्म से तंग आकर इंग्लैंड छोड़ने पर बाध्य हुए थे। वे अमेरिका में बसकर अपनी स्वतंत्र धार्मिक विचारों पर चल सकते थे। इन बस्तियों में प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक दोनों संप्रदायों के लोग रहते थे और दोनों संप्रदाय इंग्लैंड की धार्मिक नीतियों के कारण ही इंग्लैंड से भागे थे। अतएव दोनों संप्रदाय अंग्रेजी सरकार के घोर विरोधी थी। जाने हम लोग ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ईसाई धर्म का ही जो है वो दो धड़ा है, ये अलग अलग नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि चार्ल्स द्वितीय के समय टेस्ट अधिनियम पारित किया गया। टेस्ट अधिनियम में कैथोलिकों की परेशानी बढ़ी तो जेम्स द्वितीय के द्वारा धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा के द्वारा प्रोटेस्टेंटों की जो है वो परेशानी बढ़ी। क्या था ये टेस्ट अधिनियम? टेस्ट अधिनियम के द्वारा कोई भी कैथोलिक सरकारी पदों पर आसीन नहीं हो सकता था, जबकि जेम्स द्वितीय के समय धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा ने इस चीज़ को उलट दिया। मतलब साफ है कि कभी प्रोटेस्टेंट तो कभी कैथोलिक सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशानियों का सामना करते रहते थे। हम लोग राजनीतिक कारण के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। राजनीतिक कारण सबसे पहले हम देखें कि दोषपूर्ण शासन कैसे? उपनिवेशों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता था। कार्यपालिका के सदस्य राज्य द्वारा नियुक्त होते थे, जबकि व्यवस्थापिका के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होती थी। काउंसिल के सदस्य सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी, जबकि व्यवस्थापिका सभा जनता के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल को लोकसभा के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का भी अधिकार था। उपनिवेश के लोग अपनी सभा को शक्तिशाली मानते थे क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी गई थी, जबकि सरकार जो है उसे मान्यता प्रदान नहीं करती थी। इस प्रकार दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसके अलावा कुछ और राजनीतिक कारण है जिसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक है दोषपूर्ण नियुक्तियां। उच्च सरकारी पदों पर केवल इंग्लैंड के निवासी ही नियुक्त हो सकते थे। इस प्रकार योग्यता रहने के बावजूद उपनिवेश के लोग उच्च सरकारी पदों पर आसीन नहीं हो सकते थे। इसकी वजह से वह सरकार के विरुद्ध रहते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो है भारत में भी ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर भारतीयों को ऊंचा पद जो है प्रदान नहीं किया जाता था। इसी तरह की व्यवस्था जो है अमेरिका में भी था। हम लोग थोड़ी बौद्धिक कारणों के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि बिना बौद्धिक कारण के कोई क्रांति जो है हो पाना संभव नहीं है। यही जनता को मानसिक रूप से उद्वेलित करता है क्रांति करने के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, जॉन एडम, टॉमस पेन, जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स आदि ने मातृदेश के प्रति उपनिवेशों के प्रतिशोध का औचित्य बताया। जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, जेफरसन, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू आदि जैसे दार्शनिकों का प्रभाव उपनिवेशों पर पड़ा। टॉमस पेन और जेम्स ओटिस जैसे लेखकों ने राजा के दैवी अधिकारों के विरुद्ध जो है क्या कि वो आवाज़ उठाई। इससे भी लोगों में जन जागरण आई। इसी समय हम लोग देखें कि रूसो के सामाजिक समझौते, मॉन्टेस्क्यू के सत्य पृथक्करण और वोल्टेयर के ईश्वर हृदय में बसता है नौ की बाइबिल और चर्च में, इसका लोगों के ऊपर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्या तो थोड़ा इसको देखते हैं विस्तार से। रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में यह कहा गया कि जो सत्ता है, जो राजा है, उसको जनता के द्वारा सामाजिक समझौते के आधार पर बनाया गया और उसमें यह भी व्यवस्था की गई कि अगर शासक जनता को सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम होता है तो उस स्थिति में जनता का यह कर्तव्य बनता है कि वो राजा को उसके पद से हटा भी सकता है।
इसी तरह से, और इससे क्या हुआ, इससे राजा के दैवी सिद्धांत का जो है उसके धज्जियां उड़ गई, क्योंकि राजा अक्सर कहा करता था कि वह जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसको जो है ईश्वर के द्वारा ही शासन करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। इस सिद्धांत ने उसकी जो है धज्जियां उधेड़ दी। दूसरा हम लोग देखें, एक विचारक हुए, एक दार्शनिक हुए मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने राजा की निरंकुश शक्ति के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो एक व्यक्ति या संस्था में संकेंद्रित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों के हस्तांतरण या पृथक्करण की वकालत की, जो कि अमेरिका के लोगों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वोल्टेयर ने क्या कहा, ईश्वर हृदय में बसता है, नो कि बाइबल और चर्च में। मतलब साफ है, वो यहाँ पर जो चर्च है, चर्च की महत्ता को नकारने का प्रयास किया, जिसका अमेरिका की जनता ने जो है दिल से स्वागत किया। हम अब अन्य कारणों के बारे में और देखें क्या क्या है। वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली के कारण अमेरिका के निवासी असंतुष्ट थे। इंग्लैंड के द्वारा ऐसे ऐसे कानून पारित किए गए थे जो अमेरिका के व्यापारिक हित में नहीं थे। कुछ व्यापारिक कानून निम्न थे, जैसे नौ परिवहन कानून। इस कानून के अनुसार इंग्लैंड और उसके उपनिवेश के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता था, जबकि अमेरिका के जहाज किसी भी प्रकार से ब्रिटिश जहाज से कम नहीं थे। साथ ही साथ एक और व्यवस्था थी, जैसे मान के चलिए किसी अन्य उपनिवेश से अमेरिका में माल आना है, सामान आना है, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता था। वो जहाज सबसे पहले अमेरिका जाएगा और अमेरिका के बाद ही वो जो है, नहीं, सबसे पहले वो इंग्लैंड जाएगा और इंग्लैंड के बाद ही वो अमेरिका जा सकता था। इस स्थिति में उनको जो है दोहरा घाटा लगता है। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, जैसे इंडिया से कोई सामान ये अमेरिका के लिए चला, वो सबसे पहले यहाँ से आता था कहाँ, वो आता था इंग्लैंड। मान के चलिए वहाँ पर उसकी कीमत जो है 100 रुपया है, तो यहाँ आने के बाद अगर उसके ऊपर 10% का सीमा शुल्क लगा तो इस वस्तु की कीमत हो गई 110 रुपया। अब फिर जो है वो अमेरिका के लिए चलता है और यहाँ अगर 10% फिर से सीमा शुल्क लगता है तो उसी वस्तु की कीमत जो 100 रुपये में मिल सकता था, ये 110 रुपया में मिल सकता था, उसकी कीमत लोगों को 120 रुपया जो है पे करना पड़ता था। यह अमेरिका और अमेरिका वासियों के लिए एक तरह से घाटा था। वो चाहता था कि डायरेक्ट जो है वस्तु एक जगह से दूसरे जगह आ जाए, उसमें जो है उनको जो है घाटा लगने की जो संभावना है वो कम थी, मतलब उनको लाभ था। दूसरा चीज़ हम लोग देखें वो है औद्योगिक कानून। ये क्या था औद्योगिक कानून? इस कानून के तहत अमेरिका इंग्लैंड के साथ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। अमेरिका इंग्लैंड के साथ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। कैसे? इस कानून के तहत जो उद्योग ब्रिटेन में है वह उद्योग अमेरिका में स्थापित नहीं हो सकता था। इसके तहत अमेरिका लोहा, तांबा, सूती वस्त्र जैसे आवश्यक वस्तुओं का उद्योग स्थापित नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उद्योग स्थापित थे कहाँ पर? इंग्लैंड में। इस तरह के उद्योग का वह सिर्फ कच्चा माल निर्यात कर सकता था, वह भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को। इसके अलावा अमेरिका इंग्लैंड के शत्रु देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। हालांकि वहाँ उनको जो है मुनाफा होने की ज़्यादा संभावना थी, बावजूद इसके वह उसको जो है सामान का निर्यात नहीं कर सकता था, माल का निर्यात नहीं कर सकता था। कुछ हम लोग व्यापारिक कानूनों को देखें। इस कानून के तहत कुछ वस्तुएं जैसे कपास, चावल, चीनी, तंबाकू आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता था, जबकि अन्य यूरोपीय देश इन्हीं वस्तुओं के लिए उन्हें अधिक कीमत देने को तैयार थे, लेकिन गलत औद्योगिक नीति की वजह से वो इन देशों को इसका निर्यात नहीं कर सकते थे। हम लोग देखें कि सप्तवर्षीय युद्ध, इसका प्रभाव जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा है। किस तरह का प्रभाव पड़ा है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फ्रांस के विरुद्ध इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अमेरिकी सैनिक भी लड़े थे या भाग लिए थे। इस युद्ध में जीत के बाद कनाडा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। अमेरिका के लोग का
इस युद्ध के बाद मनोबल काफी बढ़ गया, क्योंकि एक तो फ्रांस के हमले का डर सदा के लिए समाप्त हो गया और दूसरा उन्हें यह विश्वास हो गया कि अगर फ्रांसीसियों को हराया जा सकता है तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड के कुछ शासक ऐसे हुए जिनकी नीतियों की वजह से जो है इस क्रांति का होना जो है वो अवश्यंभावी हो गया। शासकों की नीतियों को देखते हैं। सबसे पहले किनका? ग्रैनविल की नीति। ग्रैनविल ने क्या किया? इन्होंने पुराने कानून को, जैसे नेविगेशन एक्ट, ये चुंगी कर, इनको कड़ाई से पालन किया। फलतः तस्कर जो है हो पाना संभव नहीं रहा। अब तस्कर क्या था और इसका क्यों जो है अमेरिका के बादशाहों के ऊपर इतना प्रभाव था, उसको देखने हम लोग अभी यहाँ पर पहले देखे कि नौ परिवहन कानून, इसके तहत क्या होता था कि आयात निर्यात केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से होता था। लेकिन इस कानून के रहने के बावजूद अमेरिका के लोग चोरी छिपे दूसरे देशों से भी व्यापार क्या करते थे, और इसी को तस्कर कहा जाता है। मतलब जिस चीज का व्यापार करने की इजाजत कानून नहीं देती है, अगर आप उसका व्यापार करते हैं तो उसी को जो है तस्कर कहा जाता है। तो इसके ऊपर, तस्करी के ऊपर रोक लग जाएगी। चोरी बाजार को रोकने के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा मूल निवासियों के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र 1763 में। अमेरिका के लोग अब पश्चिम की ओर बढ़ना चाहते थे और इस क्षेत्र में वो उसे मूल निवासियों को खदेड़ देना चाहता था, परंतु इंग्लैंड ने पश्चिमी क्षेत्रों को रेड इंडियंस के लिए जो है क्या किया, वो सुरक्षित कर दिया। इससे उपनिवेशों का पश्चिम की ओर जाना रुक गया और वे इंग्लैंड की सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। 1763 का जो सीरा कानून है, ये भी उपनिवेशवासियों के लिए जो है अच्छा नहीं था। उसने भी असंतोष बढ़ाने का ही काम किया। हम लोग स्टाम्प एक्ट को देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण। इस एक्ट के तहत सभी सरकारी कागजातों जैसे अखबार, कानूनी कागजात, बंधक दस्तावेज, इश्तेहार आदि पर सरकारी स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अमेरिका की दृष्टि में सरकार को उनके आंतरिक मामलों में कर लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक स्वर में कहा, इसका विरोध करते हुए नारा लगाया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जनता के घोर विरोध के कारण सन 1766 में इस एक्ट को वापस ले लिया गया। आगे देखते हैं, कुछ और नीतियां हैं। टाउनशेंड की जो है नीतियां, वो भी जो है इसके लिए जिम्मेवार थी। इंग्लैंड में पीट सरकार बनी तो टाउनशेंड जो है उसका वित्त मंत्री बना। टाउनशेंड का मानना था कि अमेरिका आंतरिक करों का तो विरोध करता है, परंतु बाह्य करों का विरोध नहीं करता है। अतः पीट मंत्रिमंडल ने चाय, शीशा, कागज, रंग और धातु पर बाह्य कर या सीमा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। उस तरह की वस्तु पर जिसका अमेरिका इंग्लैंड से आयात करता था। अमेरिका ने इस बाह्य करों को भी नकार दिया और उसका विरोध करना प्रारंभ किया। अमेरिका अब किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। यह था मौलिक कारण। अब हम लोग तत्कालिक कारणों को देखने का प्रयास करते हैं। वो कौन सी घटना थी जिसने चिंगारी का काम किया क्रांति को लाने में? ये थी, सबसे पहले हम लोग देखें, बोस्टन टी पार्टी की घटना। यह घटना सन 1773 की है। चाय अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका को चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसका भी विरोध किया गया उपनिवेशों के द्वारा और 16 दिसंबर सन 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों में भरी चाय की पेटियों को जो है समुद्र में फेंक दिया गया। वास्तव में यह घटना विद्रोह की शुरुआत थी। विद्रोह को शांत करने के लिए सभी उपनिवेशों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया तथा बोस्टन बंदरगाह को व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका के जो लोग हैं
उन्होंने फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 में बुलाया और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि बिना उपनिवेशों की सहमति के उन पर किसी भी प्रकार का कर या टैक्स नहीं लगाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे क्रांति का प्रतीक मानकर इसका दमन करने लगी। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने 1775 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 4 जुलाई सन 1776, ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है और यही जो डेट है अमेरिका के लिए, अमेरिका आज भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। जैसे हम लोग 15 अगस्त सन 1747 को आज़ाद हुए, ये भी उनका आज़ादी का डेट है। जिस तरह हम लोग 15 अगस्त को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अमेरिका के लोग भी 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 4 जुलाई सन 1776 को उपनिवेशों ने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त कारणों की वजह से अमेरिका के द्वारा जिस स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ किया गया, उसका अंत 3 सितंबर 1783 को पेरिस शांति संधि से हुई। इस प्रकार दुनिया के राजनीतिक रंगमंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक नए देश, एक नए राज्य का जन्म हुआ, जिन्होंने सन 1789 को अपना लिखित संविधान लागू करते हुए अपने आप को, अपने देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के रूप में सामने आया। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ लाभ पहुँचेगा और जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।